देखिए आज का टॉपिक है परावर्तक दूरदर्शी। इससे पहले हमने अपवर्तक दूरदर्शी पढ़ ली है। मेन बात आती है कि भाई परावर्तक दूरदर्शी की आवश्यकता क्यों होगी, क्या जरूरत पड़ गई इसकी, तो उस चीज को हमें समझना है। तो हमें पहले तो ये बताना है कि अपवर्तक दूरदर्शी की ऐसी क्या कमियां थी जिसकी वजह से हमें परावर्तक दूरदर्शी की जरूरत पड़ी। अपवर्तक दूरदर्शी में दोनों लेंस थे, ऑब्जेक्टिव वाला भी और आईपीस वाला भी, दोनों कॉन्वेक्स लेंस थे, उत्तल लेंस थे। अब होता क्या है भाई, उत्तल लेंस या अवतल लेंस जो भी हो, कांच को पिघला करके उसको बनाया जाता है, और कांच को पिघला करके जब उसे बनाते हैं तो उसकी जो कर्वेचर होती है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, और उस कर्वेचर की वजह से उसके अंदर एक दोष आ जाता है, उसको कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन, गोलीय विपथन। उस दिन भी मैंने इसमें चर्चा की थी। और दूसरा, चूंकि लेंस, अगर लेंस को हम छोटे छोटे पोर्शन में बांट के देखें तो वो एक प्रिज्म की तरह काम करता है, वो प्रिज्म जैसा दिखेगा, और प्रिज्म के अंदर क्या हो जाता है, डिस्पर्सन, यानी लाइट जो अपने 7 कलरों में टूट जाती है। इसका मतलब ये हुआ जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा वो प्रतिबिंब रंगीन हो जाएगा। रंगीन में ये भी नहीं है कि भाई एक कलर का हो, उसमें 7 कलर की पट्टी दिखने लगेगी तो उसकी क्लियरिटी नहीं रह जाएगी, उसको कहते हैं वर्ण विपथन, क्रोमैटिक एबरेशन। तो मेन बात ये है कि जो हमारी अपवर्तक दूरदर्शी थी उसमें ये 2 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। हालांकि इन दोषों को वहां मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है। ऐसे मिनिमाइज करने के लिए क्या किया गया था, लेंसों को अकेला न लेकर के एक से ज्यादा लेंसों का संयोजन लिया जाता था, लेकिन फिर भी उसको मिनिमाइज कर सकते थे, पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब बात ये आ रही है कि भाई लेंस ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत क्या थी, छोटा लेंस बना लेते, छोटे लेंस थोड़ा सही बन जाते थे। उसका रीजन ये था कि हम देखना चाहते मून को, हम देखना चाहते किसी और दूसरी बहुत दूर की चीज को, और उसके लिए ये है कि ज्यादा से ज्यादा लाइट उसके अंदर आनी चाहिए टेलीस्कोप की। और लाइट अंदर कब आएगी, जब हमारा लेंस जो है जितना ज्यादा हो सकता है उतना बड़ा हो। इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस को जितना पॉसिबल हो सकता है उतना बड़ा बनाया जाता है। और सबसे बड़ा जो लेंस रखा हुआ है पेरिस में, टेलीस्कोप जो रखी हुई है, वो 102 सेंटीमीटर का है, यानी 1 मीटर से थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, अब इसका मतलब अब क्या किया जाए, तो कुछ इस तरह का किया जाए, क्योंकि मिरर को बनाना, अच्छा दूसरी एक और बात, लेंस को बनाना कॉस्टली भी पड़ता है, मिरर को बनाना सस्ता होता है। और मिरर में एक तरह से ये जो गोलीय विपथन होता है ये बहुत कम होता है। और अगर आपने मिरर को पैराबोलिक मिरर बना दिया, भाई एक तो होता है हमारा कॉनकेव मिरर बनाते हो आप, मान लीजिए जैसे ये आप ले रहे हो कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण ले रहे हो, अवतल दर्पण को अगर पैराबोलिक कर दे, पैराबोलिक का मतलब होता है थोड़ा सा इस टाइप का, तो अगर आप उसको पैराबोलिक कर दोगे तो जो रेज होती है फिर वो एक ही पॉइंट पे फोकस हो जाती है। गोलीय विपथन का मतलब ये होता है, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, जैसे ये लेंस है तो इसमें जो रेज दूर आती है वो तो थोड़ा पास में फोकस हो जाती है, और जो पास आने वाली रेज है वो थोड़ी सी दूर जाकर के फोकस होती है, तो इमेज इतने बीच में फैल जाता है। लेकिन अगर पैराबोलिक अगर मिरर बनाओगे तो पैराबोलिक मिरर में क्या होगा, चाहे रेज दूर आ रही है चाहे पास आ रही है, वो एक ही पॉइंट पर फोकस होगी। इसलिए ये गोलीय विपथन वाला काम जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी वो बहुत कम रह जाएगा, एक तरह से समाप्त हो जाएगा। रही बात वर्ण विपथन की, तो मिरर के अंदर वर्ण विपथन तो होता ही नहीं, क्योंकि मिरर प्रिज्म की तरह काम थोड़ी करता है। ठीक है ना? तो इस तरह से दोनों दोषों को खत्म किया जा सकता है। दूसरी बात, लेंस को बनाना मुश्किल भी है और कॉस्टली भी है, जबकि मिरर को बनाना आसान है और सस्ता है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर हमने एक ऐसी टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं जिसमें, क्योंकि बड़ा लेंस कौन सा था, ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा लेंस था, आईपीस बड़ा नहीं था। आईपीस तो छोटा होता है और छोटे लेंसों में इतनी दिक्कत भी नहीं होती। इसका मतलब बड़ा लेंस जहां था वहां पर एक मिरर का यूज कर लिया जाए, अवतल दर्पण का यूज कर लिया जाए, ऐसी टेलीस्कोप तैयार करें
तो उस क्योंकि उसमें दर्पण है तो परावर्तन होगा, और परावर्तन होगा तो उस टाइप की दूरदर्शी को आप कहोगे परावर्तक दूरदर्शी। हालांकि इसमें भी दो तरह की होती है, एक को बोलते हैं कैसेग्रेनियन और दूसरे को बोलते हैं न्यूटोनियन। लेकिन कभी भी क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा गया है कि आपको न्यूटोनियन बतानी है या कैसेग्रेनियन बतानी है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो न्यूटोनियन टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कोई भी लिख के आ जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल वो ये कहेगा कि परावर्तक दूरदर्शी का चित्र बना करके उसकी आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र की उस आप प्रदर्शित कीजिए, साथ ही साथ उसकी एडवांटेज बताइए अपवर्तक दूरदर्शी के कंपैरिजन में। तो वो सारी बातें हम लेकर के चलेंगे। तो शुरुआत में आपकी समझ में ये आ गया कि भाई फायदा क्या है, परावर्तक दूरदर्शी क्यों लेना चाहते हैं हम। तो 3 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। पहली बात, आप प्रतिबिंब को चमकीला बनाना चाहते हो, और प्रतिबिंब चमकीला तभी बनेगा जब ज्यादा से ज्यादा प्रकाश उसके अंदर आएगा, और ज्यादा प्रकाश उसके अंदर लोगे इसका मतलब अगर लेंस है तो लेंस और दर्पण है तो दर्पण को बढ़ा लेना पड़ेगा। लेकिन लेंस को अगर बढ़ा लेते हैं तो उसमें इस तरह के दोष आ जाते हैं। अब इन दोनों दोषों को खत्म करने के लिए उस लेंस की जगह पे हम किसका यूज कर लेते हैं, दर्पण का यूज कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, वो उसके कंपैरिजन में सस्ता भी होता है और आसानी से बन जाता है। तो इतनी बात आप, ये तो हो गई भाई उसका एडवांटेज। अब बात आती है कि उसके फिगर को समझा जाए, उसके रे डायग्राम को समझा जाए, और रे डायग्राम की बात फिर उसकी मैग्नीफाइंग पावर की बात की जाए। इसमें क्या होता है, एक बड़ी सी ट्यूब होती है, और बड़ी सी ट्यूब के एक किनारे पर, अब मैं ट्यूब को नहीं बना रहा हूं यहाँ, मैं केवल उसका क्या दिखा रहा हूं। अगर आप चाहते हो चलो अलग से तो ऐसे समझ लीजिए, ऐसे करके एक बड़ी सी ट्यूब होती है, और इस बड़ी सी ट्यूब के एक किनारे पर एक ये लगा दिया आपने अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब इस साइड में पॉलिश हुई। तो अगर आप उधर से देखोगे तो कैसा दिख रहा है, अंदर से दबा हुआ, इसका मतलब अवतल दर्पण। अब ये अगर देखोगे इस लाइन को तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। तो बड़ी सी ट्यूब के अंदर, बड़ी सी ट्यूब के एक किनारे की तरफ क्या लगा दिया हमने, एक बड़ा अधिक फोकस दूरी का अवतल दर्पण लगा दिया। अब मान लीजिए इसका फोकस है इस जगह पे, तो इसके फोकस से थोड़ा सा पहले हमने एक समतल दर्पण लगा दिया, और वो भी 45 डिग्री के एंगल पे। यहाँ पे अगर इस एंगल की बात करें या इस एंगल की बात करें तो ये एंगल जो है 45 डिग्री का एंगल है। 45 डिग्री के एंगल पे इसको लगा रखा है, ये ट्यूब के अंदर लगा हुआ है। साथ ही साथ इसमें एक साइड में ट्यूब लगी हुई है, इधर से ऐसे करके दिखा दोगे, एक ट्यूब इसमें ऐसे करके साइड में लगी हुई है, और उस साइड वाली ट्यूब में एक कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। ये ऐसे करके दिखा दोगे, छोटा कम फोकस दूरी का और छोटे द्वारक का कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है उसके एक किनारे पे। तो ये तो काम कर रहा है किसका, अभिदृश्य का, यानी ये ऑब्जेक्ट लेंस का काम कर रहा है। यानी ऑब्जेक्ट जिधर देखनी है उधर उसको रखा जाएगा। ऑब्जेक्ट लेंस होता था ना वहां, यहां दर्पण है, तो ये अभिदृश्य का काम कर रहा है, और ये हमारा नेत्रिका का काम कर रहा है। आंख को हम यहाँ पे रख करके देखेंगे, ये नेत्रिका का काम कर रहा है या नेत्र लेंस का काम कर रहा है। तो ये इसकी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है। लेकिन बात आती है रे डायग्राम कि भाई रे डायग्राम कैसे तैयार किया। तो अब रे डायग्राम को आप समझिए। तो रे डायग्राम बनाने के लिए हमने क्या किया, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर ले लिया। अगर आप इसको पैराबोलिक बना दोगे तो पैराबोलिक अगर ये हो जाएगा तो उसमें से गोलीय विपतन बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ये आपका मिरर हो गया। ये आप इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना दीजिए, थोड़ा सा खींच देना और आगे तक, ये मुख्य अक्ष हो गया इसका। अब बात आती है यहाँ कहीं मान लो इसका फोकस है, लेकिन फोकस से पहले हमने एक 45 डिग्री के एंगल पे क्या लगा दिया है, समतल दर्पण लगा दिया। ऐसे करके ये समतल दर्पण। अब वस्तु मान लो आपकी ये ऐसे करके अनंत पे रखी हुई है, ये वस्तु है, ये वस्तु है कोई, मान लो मून है ये, उसको हम देखना चाह रहे हैं। तो इससे भाई अनंत पर रखी है तो इससे किरणें आएंगी, लेकिन किरणें थोड़ी सी तिरछी होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं हो सकती, क्योंकि वस्तु जब हमारे पास होती है तो उससे किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ सकती है। लेकिन वस्तु अनंत पर है, आकाश में है, तो फिर एकदम सीधे मुख्य अक्ष के समांतर न दिखा करके थोड़ी सी तिरछी उनको किरणों को दिखाती है। तो मान लीजिए इस पर ऐसे करके कुछ दो किरणें दिखा दीजिए, ऐसे करके कोई दो किरणें तिरछी आ रही है। किरणें आपस में समांतर दिखा देना,
जो जो किरणें हम लेंगे वो आपस में समांतर होनी चाहिए, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा भाई, यहाँ पे परावर्तन होगा। परावर्तन आप जानते ही हो, नॉर्मल की जरूरत पड़ती है। नॉर्मल यहाँ से जाएगा, ये तो फोकस है तो उधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, कहीं तो वहां से आएगा, लेकिन वो ऐसे करके मान लीजिए परावर्तन होने के बाद ये रेंज ऐसे आ जाए, और यहाँ भी परावर्तन होगा तो ये वाली रेंज भी ऐसे आ जाएगी। आप और थोड़ा सा बड़ा बना लेना मेरे को, ये रेंज ऐसे आ जाएगी, ये रेंज ऐसे। अब इससे इसका काम क्या था मेन, अगर इसको नहीं रखते तब तो वो फोकस पे जाके मिल जाती, और फोकस पे जाके मिल जाती तो वहीं पे इमेज बन जाता, लेकिन हम ऐसा नहीं चाह रहे। हम ये चाह रहे हैं कि उनको कहीं दूसरी जगह मिलाया जाए, क्योंकि हमने जो ट्यूब लगा रखी है वो दूसरी साइड में लगा रखी है। उस लेंस के लिए वस्तु का काम कराना, वो जो प्रतिबिंब बने उसको, वो जो दूसरा लेंस लग रहा है, अब इससे बनने वाला प्रतिबिंब उसके लिए वस्तु का काम करे, इसलिए हमने उसको डाइवर्ट किया है, उस रेज को मोड़ा है। अब डाइवर्ट करके, अब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर के जब जाएगी ऐसे करके, तो ये मान लो ऐसे गई, और ये रिफ्लेक्ट होकर के थोड़ा सा और सही तरीके से दिखाएंगे, और ये रिफ्लेक्ट होकर के आई, ये ऐसे करके आई, तो जहां पर ये कटेंगी वहां पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। और ये वास्तव में इस तरह का एडजस्टमेंट होता है, ये जो साइड में ट्यूब लगी है ना, उसके अंदर ये जाकर के मिल रही है, उसकी जो सिचुएशन रहती है इस तरह से, ये आने वाली यहाँ से टकराई, ये ऐसे करके आई, और ये टकराई, और ये ऐसे करके आई, तो जहां मिल गई ये आकर के, तो उस ट्यूब के अंदर पहुंच गई जो साइड में हमारी ट्यूब लगी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे ये साइड, अब साइड वाली ट्यूब नहीं दिखा रहे हम, केवल उस लेंस को दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप कॉन्वेक्स लेंस दिखा देना, और इस तरह से दिखाना, ये जो ये ऐसे करके ये इमेज बन गया है, और एक लाइन खींचना, ये उसका मुख्य अक्ष का काम करेगा। आगे बढ़ा देना, जरूरत पड़ेगी बताएंगे क्या जरूरत पड़ेगी। ये आपका हो गया ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ, और ये इस कॉन्वेक्स लेंस का मुख्य अक्ष हो गया, ये जो जा रहा है। अब ये बना आपका, मान लो वस्तु को आप नाम दे रहे थे ए बी, तो ये बन गया आपका ए डैश बी डैश, और ये ए डैश बी डैश इसके लिए किसका काम करने लग गया, वस्तु का काम कर गया। अब आप इसका प्रतिबिंब बनाना चाहते हो, तो इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए या तो आप ये रेंज को दिखा दो, ये वाली रेंज जो आ रही है ऐसे करके भी दिखा सकते हैं, ये जा रही है और इधर से ऐसे ये आ रही है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ आगे न दिखा करके यहाँ से एक सीधी रेंज दिखा दो। जो सीधी रेंज होगी ये इसके फोकस के अंदर आ गया है, तो इसका फोकस कहीं इधर है और दूसरा फोकस इसका कहीं ना कहीं इधर है, एफ ई, और ये एफ ई डैश ऐसे करके। अब क्या होता है भाई, इस वाली रेंज को आप डॉट डॉट करके दिखा देना बीच में से, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, नाम देना चाहो तो ई दे देना इस जगह पे। अब ये वाली रेंज कहाँ चली जाएगी, फोकस से ऊपर पे चली जाएगी, और दूसरी यहाँ से जो दूसरी रेंज दिखाओगे ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली जाएगी, दोनों रेंज आगे चल के क्या हो जाएगी, डाइवर्ज। इसका मतलब कहीं ना कहीं अब आप इनको पीछे की तरफ बढ़ाओगे, जहां पे मिल जाए वहीं पर आपका प्रतिबिंब बन गया। इस मुख्य अक्ष को आगे बढ़ाओगे, ये आपका प्रतिबिंब बन गया ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका थोड़ा सा रे डायग्राम इसका टिपिकल सा लगता है, लेकिन है कुछ नहीं, जब 2-3 बार तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हारी समझ में आ जाएगा। बस क्या करना है, सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है, दो तो मिरर है, एक प्लेन मिरर का काम था इन रेज को रिफ्लेक्ट कराने के लिए, जिससे कि फोकस पे न मिल जाए, रिफ्लेक्ट होकर के जहां मिलेगी वहां इसका इमेज बन जाएगा, ये इमेज इसके लिए वस्तु का काम करेगा और फिर उसका फाइनल इमेज बन जाएगा। और ऐसे एडजस्ट करना है उसको कि ये जो इमेज आए इसके फोकस के अंदर आ जाए, जिससे कि वो सरल सूक्ष्मदर्शी वाला काम होता था ना, पीछे की तरफ प्रतिबिंब का बनना, जो उत्तल लेंस की 6वीं कंडीशन पढ़ाई थी भाई। उत्तल लेंस में 5 कंडीशनों में तो जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका कैसा होता है, वास्तविक होता है। और 6वीं जो कंडीशन है, जब वस्तु हमारी फोकस के अंदर की तरफ आ जाती है तो फिर पीछे की तरफ आभासी प्रतिबिंब बन जाता है, तो वही कंडीशन का हमें यूज करना है। तो इस तरह से आप रे डायग्राम बना लेंगे। अब होता क्या है, इसमें कोशिश ये की जाती है कि इसको रिलैक्स्ड आइज के लिए यूज किया जाए। रिलैक्स्ड आइज किसको, श्रांत आंख का मतलब है अनंत पर प्रतिबिंब बनने के लिए। इसका मतलब जो फॉर्मूला यूज किया जाता है मेनली मैग्नीफाइंग पावर का, इसमें डेरिवेशन नहीं करते,
केवल फॉर्मूला यूज करना है आपको। तो श्रांत आंख की कंडीशन में क्या होगा, श्रांत आंख की कंडीशन में जो फॉर्मूला आया था हमारा टेलीस्कोप का, यानी जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता था तो m की वैल्यू आई थी -k FO/AP, ये आई थी। और FO था यहाँ पे अभिदृश्यक लेंस की फोकल लेंथ और FE था नेत्रिका की फोकल लेंथ। अब यहाँ पे क्या हो गया है, अभिदृश्यक की जगह पर हमारा क्या आ गया है, दर्पण आ गया है। ठीक है, इसका मतलब ये जो FO है, अब ये जो F होगा तो अब आप यहाँ m लिख दोगे कि -FO/FO, लेकिन अब ये उत्तल दर्पण अवतल दर्पण की फोकस दूरी है। ये यहाँ पे अवतल दर्पण की फोकस दूरी, और ये नेत्रिका की है, कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटा वाला जो है तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी। अब बात आती है, कभी कभी क्या होता है भाई, फोकल लेंथ नहीं दी जाती उसकी, बल्कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देता है। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था पहले, R = 2f। तो f = क्या हो जाएगा, R/2। तो हम चाहे तो f0 = लिख देंगे R/2, जहां R हो जाएगी इस वाली दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो फिर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा m = -k R/2AP। R को कह दोगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। इस तरह से आप तो इसका न्यूमेरिकल आता है, बड़ा आसान होता है, उसमें कोई हालांकि पूछा नहीं जाता क्योंकि ये ज्यादा आसान है, तो इसलिए न्यूमेरिकल को नहीं पूछते। अगर परावर्तक दूरदर्शी कई बार पूछी गई है, तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा बताना है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, जो 3-4 लाइन मैंने पहले समझाई। फिर उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन में बता दोगे, एक ट्यूब ऐसे लगी है, एक ट्यूब साइड में लगी है, उसमें एक दर्पण लगा है या वहाँ पर एक लेंस लगा है। फिर उसका रे डायग्राम बना दोगे और उसके बाद आवर्धन क्षमता के लिए फॉर्मूला लिख दोगे। ठीक है, जैसे एडवांटेज की बात करता है वो आप समझ चुके हो भाई। इसमें दर्पण का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसको एक तो उसमें दोष नहीं रहता, दूसरी बात सस्ता पड़ता है, और इससे बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है उसके कंपैरिजन में अधिक चमकीला होता है, अधिक स्पष्ट होता है, अधिक क्लियर होता है। ठीक है।